उन्होंने पिछले 2 साल से खासकर जो मैं कहूंगा G20 की लीडरशिप कर लें आप, फिर उनके पूरे अमेरिका बरतानिया के दौरे, उसके बाद इकोनॉमी को उन्होंने जो इस वक्त 7.8% पे जा रही है, ग्लोबल साउथ की लीडरशिप है, क्वाड्स में उनका होना, और उसके बाद जो चंद्रयान ने उसके ऊपर बोनस अदित्य 1 का उसके ऊपर डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स है, और आखिर में जाके उन्होंने जो सबसे ज्यादा जो फाइनल स्ट्रोक उन्होंने दिया है तेजास के ऊपर, जो उन्होंने 30 मिनट्स जो है, और खासकर टॉम क्रूज बन के जो उन्होंने वो फ्लाइट की है, वो मेरा ख्याल में कैंपेन की एक आखिरी चीज थी। और दूसरा ये यहां जरूर बताना चाहूंगा कि इतने बड़े मुल्क का वजीर आजम होना, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने जाके स्टेटों में ऑन ग्राउंड कैंपेन की, और मैं समझता हूं कि he will be considered a legendary prime minister in India, or not only in India. The books will be written on him from his humble background, the way he has taken a country to the superpower level. मैं यहाँ ये मेंशन करना चाहूंगा, जयशंकर साहब ने, जब हमारे टोनी बिल्किन साहब मौजूद थे कटी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनका एक लफ्ज है मुझे हमेशा याद रहता है, वो कहते हैं कि अमेरिका इज नॉट द ओनली सुपर पावर राइट नाउ। तो वो ओरिजिनली उनकी डिटर्मिनेशन, उनकी विल और उनकी एपेटाइट टू बिकम अ सुपर पावर इन द वर्ल्ड, दैट्स रिमार्केबल, और उसका मैं क्रेडिट जो है वो मोदी साहब को दूंगा। और उसका अल्टीमेटली जब आप कौमों को लेकर आगे जाते हैं, जब आप नेशनलिज्म को देते हैं, जब उनको आप बताते हैं कि वी हैव अ फ्यूचर, स्काई इज द लिमिट, स्पेस इज द लिमिट, तो उसमें जब आप जाते हैं तो उसमें अल्टीमेटली फिर कौम आपके पीछे जाती है, टाइड ऊपर जाती है, तो किश्तियां, सारी किश्तियां ऊपर जाती हैं, किश्तियां को नीचे नहीं रह जाए। भारत एक ताकत जब बनेगा तो मुसलमान भी उसकी ताकत बनेंगे, मेरे ख्याल में सेकंड बिगेस्ट माइनॉरिटी है वहां पे वो, तो ये कह देना कि नहीं वो उसका हिस्सा नहीं है, ये ज्यादती होगी। बल्कि मेरे ख्याल में वहां सिख भी हैं, वहां क्रिश्चियन भी हैं, और मैं जो मेरा ख्याल है, जब मैं पहली दफा भारत गया था तो वापस आके मैंने आर्टिकल लिखा था, एक उस वक्त एक न्यूज़पेपर था, उनके एडिटर मेरे वाकिफ थे, तो उनसे मैंने लिखा यही था कि इंडिया फ्रॉम अ पाकिस्तान इज आई, मेरा ये आर्टिकल था, तो उसमें मैंने लिखा था सीक्रेट इंडिया का यही है, डाइवर्सिफिकेशन, उसका एक मेल्टिंग पार्ट है कि हर बंदा जो है मुख्तलिफ मजहब से है, उनका कॉन्स्टिट्यूशन देख लें आप, उसमें हर एक को अपने अपने राइट्स हैं उनके, exactly. और उनमें और यही खूबसूरती थी, क्योंकि मैं 2-3 दफा जब मैं आलिया गया हूँ ट्रेड डेलीगेशंस के साथ, तो उसमें मैंने वहां पे लोगों को देखा, मुसलमान अफसरों को देखा, मैंने हिंदुओं को देखा, मैंने सिखों को देखा, और they know exactly how to live together in harmony and peace and how to build a relationship beyond the faith को देखें, मेरी नजर में आलिया फेथ इज योर पर्सनल मैटर। आप उसको, कोई उसको भगवान कह ले, कोई उसको वाहे गुरु कह ले, कोई उसको अल्लाह कह रहे, कोई उसको गॉड कह ले, लेकिन एक ही चीज का नाम है, वो आपका पर्सनल मैटर है, यू आर नॉट सपोज्ड टू इंटरफेयर इनटू इट। आप देखें कि हाउ ही इज ट्रीटिंग यू, व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग्स और पैशन ही हैज अगेंस्ट यू, मेरा फैक्ट दैट मैटर्स मेरे ख्याल में। लेकिन जो नजर आ रहा है जी सर, ये जो आपने बात की, इसके अंदर एक ये भी बात कि अब क्योंकि ये भी बात कही जा रही है ना कि जो नेशनलिज्म उन्होंने वहां पे उजागर किया, तो अब जाहिर है कि वो एक बार ये वाले इलेक्शन जीते, कहा जा रहा है कि अगले इलेक्शन भी पक्का ही पक्का जीते, तो फिर उसके बाद जो नेशनलिज्म है वो मजीद भी रेज होगा, और तो पाकिस्तान जो है उसकी तरफ से जो वो बात की जाती है, आपको पता ही ना कि जनाब ये तो मोदी आ रहा है, तो वो तो खौफ पैदा हो गया कि भाई ये क्या हो जाएगा, तो वो वहां पे क्या होगा, क्या वो खौफ बढ़ गया है, बढ़ जाएगा, या क्या आप समझते हैं कि कोई वो जंग कर देंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखें उसमें आलिया, मैं एक चीज ये खास कर मैं उस पिछले पॉइंट से थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा, दुनिया में इस वक्त तरक्की करने के लिए स्ट्रॉन्ग लीडर की जरूरत है, और उसको लेजिस्लेशन में 2/3 मेजॉरिटी की जरूरत है, अदरवाइज आप तरक्की नहीं कर सकते। मैं इस वक्त जिस कंट्री में बैठा हूं, यहाँ पे 235 साल की जमहूरियत की हिस्ट्री मौजूद है, लेकिन डेडलॉक है लेजिस्लेशन में, लीडर सिर्फ अपनी पार्टी की सपोर्ट में लेजिस्लेशन नहीं कर रहे, कौम का नुकसान हो रहा है। तो ये बिल्कुल एक मैं समझता हूं इट्स अ स्ट्रॉन्ग मैंडेट दैट मोदी जी हैज इट, एंड दैट इज द ओनली वे टू मूव फॉरवर्ड। अब कई लोग इसको कह देते हैं दिस इज अथॉरिटेरियनिज्म, और कई लोग कहेंगे इसको वन पार्टी रूल, बट दैट वर्क्स, इट इज वर्किंग, आई एम टेलिंग यू इट्स वर्किंग। जहां पे कोलिशन गवर्नमेंट्स होती हैं वहां कौमें तरक्कियां नहीं करती। ये एक तो मैं उस पर ये ऐड करना चाहता था। दूसरा उसमें ये मैं बताना चाहूंगा कि आपने पूछा पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से मैं यह मेंशन करना चाहूंगा, मोदी साहब भी वैसे एक लीडर थे जिन्होंने नवाज शरीफ के दौर में उनके घर गए, तो उसको आप ये नहीं कह सकते। हवा तो खैर मीडिया ने बनाना होता है, जिसका हिंदुत्व का आइडिया उनके ऊपर लगाते हैं, जिनका उनको। अब देखें हिंदुस्तान की मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदू है, तो जाहिर है वो उनके मैंडेट आगे लेके जाएंगे ना, वो मिनॉरिटी का मैंडेट तो नहीं आगे रखेंगे। अब उनके ऊपर उसको लगा दिया जाता है जी आप हिंदुत्व है, फिर वो अच्छा बड़े अरसे से ये बात है, आज की मोदी जी की नहीं है, कि जब भी इलेक्शन होता है बॉर्डर पे तनाव होता है, ये दोनों साइडों से होता है। लेकिन अब मेरे ख्याल में एक तो उनका पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है, उनको जरूरत नहीं, जिस तरह वो हमारे बासत साहब ने प्रोग्राम करके कहा था कि शायद बालाकोट जैसा दूसरा वाकया हो जाए, वो दे हैव ट्रैवल्ड वे फार अहेड ऑफ इट। उनकी पॉपुलैरिटीज और उनके टारगेट्स डिफरेंट है, उनके टारगेट्स नॉट पाकिस्तान एनीमोर,
दे आर रीजनल पावर। आज नेवी डे था उनका, मैं बल्कि मेंशन करना भूल गया हूं, और उसमें मोदी जी गए थे, वहां पे उनके एक्सरसाइजेस देख रहे थे, मैं आज उनकी एक्सरसाइज देख रहा था, और इट वाज क्वाइट इंप्रेसिव। They don't have no match in the, matter of fact, forget about Pakistan. They don't have any match in global south. अब उनकी टक्कर आगे सामने आएगी तो सिर्फ टक्कर उनको इंडिया चाइना ही दे सकता है। चाइना ने पिछले अरसे में अपनी नेवी को बहुत स्ट्रॉन्ग किया है, बल्कि अमेरिकन नेवी से आगे जा चुके हैं। अमेरिका के अंदर जितनी प्रेसिडेंशियल इस वक्त डिबेट्स हो रही हैं, उनमें चाइनीज नेवी इज द नंबर 1 टारगेट होता है। दे हैव गॉन वे अबव द अमेरिकन नेवी। तो उसमें लेकिन मैं जो कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान को अब चाहिए कि यू हैवंट रिमेन कंपैरेटिव एनीमोर। आप कंपैरेटिव नहीं, पहले हमेशा आपका कंपैरिजन किया जाता था भारत के साथ, अब नहीं हो रहा, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं, बल्कि पाकिस्तान के साथ ज्यादती होगी अगर आप भारत के साथ उसका कंपैरिजन करेंगे। आपने तो उसकी जो हालत कर दी है पाकिस्तान की, अब तो अफगानिस्तान से भी कंपैरिजन नहीं बन रहा, बांग्लादेश बहुत आगे जा रहा है आपसे। लेकिन उसमें ये सोचना कि पाकिस्तान के अंदर अब मोदी आएगा तो पता नहीं अटैक हो जाएगा। पहले अटैक किया उन्होंने, बल्कि सबसे बड़ी बात यह उनका गिला, जब भी मैं बैठता हूं अपने भारतीय दोस्तों के साथ, वो कहते हैं जब भी हमने आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, आपने फौरन उसके बाद बैकफायर की चीज। वो मुझे रेफरेंस देते हैं हर चीज का, जिसको मैं हमेशा कहता हूं कि आपको इत्मीनान बहाल करना होगा, बेबी स्टेप्स लेने होंगे आपको, और वो किस तरह लेने हैं ये अब गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर सोचा जाए तो इस वक्त अपॉर्चुनिटी है। मेरे मोदी साहब दोबारा आएंगे, नवाज शरीफ साहब दूसरी साइड पे आ रहे, ये भी मुझे पता है आलिया कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट इज इंटरेस्टेड इन टेकिंग अ न्यू स्टार्ट। एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट ने एक आर्टिकल लिखा, उसने कहा जी अब तो इकोनॉमी हमने ठीक कर दी, इलेक्शन की क्या जरूरत है। एक बड़े मंझे हुए आपके जर्नलिस्ट ने लिखा, मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन उसका जवाब ये है कि किसने लिखा बता दें। मैं सुहेल बड़ाई साहब ने आर्टिकल लिखा सुहेल बड़ाई साहब ने आर्टिकल लिखा है कि अगर हमने इकोनॉमी ठीक कर दिया तो इलेक्शन की क्या जरूरत है। तो मैं यहां पे बैठ के ये सोच रहा था कि मनी एक्सचेंज की 4 दुकानों पे आईबी वाले और एफआईए वाले और आईएसआई वाले बिठाने से अगर इकोनॉमी ठीक आप समझते हैं हो चुकी है, तो फिर आपका मुस्तकबिल फिर आप खुद ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं। डॉलर को जूतों के साथ नीचे कुछ 4 दिन के लिए लाना, इसको अगर आप इकोनॉमी कहते हैं। कोई सिंगल प्रोडक्ट बता दें आपने एक्सपोर्ट करनी शुरू कर दी हो, कोई आप ये बता दें आपने कोई रिकवरी कर ली हो, जो बिलियंस डॉलर आपके $200 बिलियन अकॉर्डिंग टू द शबर जैदी साहब जो बाहर पड़े हैं वो ले आए हो आप। एक सिंगल स्टेप आपने नहीं किया, स्वाय मनी एक्सचेंज के ऊपर आपने आईएसआई और आईबी के लोग बिठाए और कुछ भी नहीं किया। अगर ये करना आप इकोनॉमी समझते हैं तो फिर आपका खुदा हाफिज है। इसको इकोनॉमी नहीं कहते, इकोनॉमी कहते हैं सस्टेनेबिलिटी। इस डॉलर को या तो होल्ड करके रखें, अगले दिन मेरे मोहतरम डार साहब ने फरमाया कि ओरिजिनल डॉलर का रेट 244 है, या तो लेकर आए ना 244 पर, तो या फिर उसको फिर सस्टेन करें और फिर प्रोडक्ट्स पे फोकस करें कि आप कौन सी प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं जिससे मुल्क का फ्यूचर सामने नजर आ रहा है। और जी सर, इसमें एक और बात, सुहेल साहब हमारे बड़े सीजन और बड़े काबिल एहतराम हमारे कोलीग हैं, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तो उन्होंने कहीं ये बात मजाक में तो नहीं लिखी, क्योंकि सर इसकी वजह ये है कि अगर ये है कि इकोनॉमी ठीक होगी तो इलेक्शन की क्या जरूरत है, तो इंडिया को तो फिर इलेक्शन की बिल्कुल जरूरत ही नहीं, और आगे है ही नहीं उनको तो मेरे ख्याल में आगे 20-25 साल इलेक्शन का सोचना भी नहीं चाहिए, इफ दिस इज द क्राइटेरिया। लेकिन ये तो वही, लेकिन देखिए कई दफा ये हमारे जो जर्नलिस्ट होते हैं वो टीजर भी करते हैं टू रीड द माइंडसेट ऑफ पीपल। कई दफा ये भी होती है बात, हालांकि सुहेल साहब की मैं अभी एक और कुछ दिन पहले एक आर्टिकल पढ़ रही थी, तो उसमें वो ये कह रहे थे कि जो हुकूमत है या जो पार्टी है उनको खान साहब उनकी पार्टी के साथ नरम हाथ रखना चाहिए, फिर उसी के साथ अब वो ये लिख रहे हैं। तो मुझे लगता है समटाइम्स जो जर्नलिस्ट है वो दोनों तरफ चल रहे होते हैं। सुहेल साहब की खैर मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत मजे हुए लीडर है, जर्नलिस्ट है, लेकिन और कई दफा सरकास्टिकली भी चीजें जूम आनी भी करते हैं बातें। मैं जो पर्सनली पूछा जाए मुझसे, मैं नहीं समझता कि इलेक्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ पाकिस्तान इश्यूज। उसकी वजह यह है कि ये जितने सियासी लोग हैं, इलेक्टेबल्स खासकर, पार्टियां बदल के चेहरे वही सेम चेहरे आके बैठ जाते हैं। इन्होंने ये वही लोग हैं जो माजी में थे। कैबिनेट आप देख लीजिएगा, आधी कैबिनेट वही पुरानी कैबिनेट होगी, तो फिर वो क्या करेंगे, ना करने की सलाहियत रखते हैं। इस वक्त आपकी एस्टेब्लिशमेंट और आपकी ब्यूरोक्रेसी ये समझ चुकी है कि खान साहब इज अ वेरी खतरनाक फॉर पाकिस्तान, इसमें कोई शक नहीं। जिस तरीके से उन्होंने ऑपरेट किया थ्रू द उस्मान बुजदार, जिस तरीके से अपॉइंटमेंटें होती रही हैं वहां पे डिप्टी कमिश्नर्स और डीपीओ की, मेरा नहीं ख्याल कि दोबारा खान साहब के आने के मेजोरिटी में गवर्नमेंट कभी खान साहब की नहीं बन सकती। ये मेरा ख्याल खान साहब को भूल जाना चाहिए। लोग बड़ा सख्त तजर्बा हुआ है पाकिस्तान के लिए, तल्ख तजर्बा हुआ है। और ना सिर्फ मैं अपनी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे वॉल स्ट्रीट जर्नल ने आर्टिकल लिखा था कि ही हैड द मोस्ट करप्ट कैबिनेट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। और बात भी आपकी ठीक है, जो लोग मोटरसाइकिलों पे थे आज वो, मेरा मकसद है लैंड क्रूजर क्या, उनके 3 मुल्कों के अंदर कारोबार है और पता है इनको, ऐसी कोई बात नहीं है। खान साहब मेरा मकसद है कि नाक में रोटियां डालते हैं। खान साहब इज अ वेरी इंटेलिजेंट जेंटलमैन और वो ही नोज इट, एग्जैक्टली नोज इनके आसपास कितने डाके पड़ते रहे हैं। लेकिन ये कि मेरे ख्याल में अगर इस वक्त भी पाकिस्तान को जरूरत है अगर,
आलिया, तो वो ओपन हार्ट सर्जरी की जरूरत है, करप्शन के ऊपर क्रैक डाउन की जरूरत है, क्योंकि मैंने लॉ के अंदर फंडामेंटल ये पढ़ा था कि सजा का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि सोसाइटी को पता चले कि ये काम हमने नहीं करना। अभी तक किसी ने नहीं किया, करप्शन को हाथ नहीं डाला। और मैं करप्शन की बात सिर्फ सियासतदानों की नहीं करूंगा, मैं करप्शन की बात जर्नलों और जजों की भी करूंगा, सबके पास बोल रहा हूं। जब तक वो कोई नहीं कर पाएगा, पाकिस्तान बचने की कोई सूरत नहीं। अब मैं उस पर एक छोटी सी मिसाल देना चाहूंगा आपको। आप हमारे मोहतरम काफिर साहब गए थे, जो कि उनका पोर्टफोलियो नहीं बनता था, COP 28 में गए हैं, $2 लाख का पवेलियन वहां पे लगाया गया, $2 लाख पवेलियन वहां से। अच्छा सर, नहीं दोबारा बताइए। पवेलियन का मैंने चेक किया, जो पवेलियन वहां लगे थे, जो मुल्क कंट्रीज गए थे, वो जहां उन्होंने पवेलियन बनाए थे, वो एक पवेलियन का खर्चा $2 लाख था। तो ये वहां पे गए हैं, कोई इनको कोई बंदा नहीं मिला। इनके साथ फॉरेन मिनिस्टर साहब गए थे, वो भी अपने जहाजों पे गए होंगे, वहां गए हैं, 5 स्टार होटलों में रहे हैं, अच्छे अच्छे सूट इन्होंने पहने, बिल्कुल किसी डेवलपिंग कंट्री के प्राइम मिनिस्टर नहीं लग रहे थे। ठीक है, मिले, तकरीर की, तकरीर में इन्होंने कहा, उसको खलीज टाइम ने कहा है, उसका उर्दू में तर्जमा यही है कि बातें ना करो, पैसे दिखाओ। तो फिर इन्होंने बात तकरीर करके आगे वापस आए हैं, तो एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, जिसको कहा, उसका नाम दिया गया है रिचार्ज पाकिस्तान। $77.8 मिलियन का वो प्रोजेक्ट एक लॉन्च किया गया है, जिसमें से 60 मिलियन जो है वो आपको क्लाइमेट फंड देगा, 5 मिलियन आपको US एड देगा, जिसमें 5 मिलियन जो कोका कोला फाउंडेशन की तरफ से, और 1.5 मिलियन आपको देगा WWF। तो जाहिर है फिर वो वारदात तो बड़ी पड़ेगी इसमें। कई लोगों के घर बनने वाले हैं लंदन में, अभी टोरंटो में, कई लोगों के बच्चों की शॉपिंग होनी है, कई बच्चों की ट्यूशन फीसें डॉलरों में, पाउंडों में पड़ी है। लेकिन ये कि मुसलसल आप घूम रहे हैं डॉलर ढूंढने के लिए, मुसलसल ढूंढ रहे हैं कहीं से पाउंड मिल जाए, लेकिन कौन इधर ना असेंबल कुछ करना है, ना बच्चों को कंप्यूटर पढ़ाना है, ना मैथ पढ़ाना है। यहाँ लोगों को कहना है कि जिहाद के लिए तैयारी कर लो, छातियों पे गोलियां खाओ, अपनी औलाद सारी वहां लगी। देख ले, मैं 3-4 पार्टियों को भी बात करता हूँ। ठीक है, ठीक है। बिलावल भुट्टो साहब ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट है, मेरे मुर्शद के बच्चे दोनों बाहर पढ़ रहे हैं लंदन में। नवाज शरीफ साहब अकेले आए हैं, सारे दोते पोते सारे वहां पर, सारे लंदनियर हैं सारे। तो ये पता नहीं क्यों ये बेवकूफ लोग बन के इनके पीछे गाड़ियों के घूमना शुरू कर देते हैं, क्या ढूंढते हैं इनमें से। तभी तो मैं हमेशा आपको कहता हूं कि पाकिस्तान सोल्यूशन इज नॉट इलेक्शन, नॉट इलेक्शन एट ऑल। पाकिस्तान का 2 प्रॉब्लम है, करप्शन है और एजुकेशन है। एजुकेशन से आप नाराज है, इंग्लिश आप कहते नहीं, काफिर की जबान है, भी काफिर हो जाएंगे। मौलवियों ने फतवा दे दिया, जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने कहा, हो आप इंग्लिश पढ़ेंगे आप तो काफिर हो जाएंगे। सर वो कैंपेन चला रहे हैं मोबाइल पे, यहूदियों के मोबाइल हाथ में पकड़ के उनके खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं कि मैकडॉनल्ड का बाइकआउट कर। जिस मोबाइल से करे वो उन्हीं के, उन्हीं हर चीज उनकी, जुकरबर्ग है उनका। मैं अभी मुझे आप देख लें ओपन चैट जीपीटी, उसका वो हेड वही ज्यूइश है। मैं कहता हूं कौन सी चीज ज्यूइश नहीं कर रहे, ज्यूइश इन्वेंशंस देख लें उनकी। अमेरिका में आके अमेरिका की तरक्की का बायस ही ज्यूइश बने थे जो सेकंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी से आए थे, वरना तो ये भी सिर्फ कॉटन और टबैको बना के सारा भेजते थे लंदन, कपड़े और सिगरेट तो वहां बनते थे सारे। वो यहाँ आए सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तो इन्होंने देखा कि दुनिया क्या है। तो लेकिन दूसरा एक और बात है, आलिया सारी दुनिया से नाराज है आप, अब मैं आपसे चैलेंज करके पूछूं, आपके किस कंट्री के साथ अच्छे रिलेशनशिप है? अगर है किसी के साथ तो डॉलर बेस है सारे। आपका एक प्रॉब्लम सारा यहाँ का नहीं है, पूरी दुनिया का है। आप सारी दुनिया से नाराज है, आपके पास सिर्फ 2 फार्मूले हैं। आप कहते हैं यहाँ सारी दुनिया मुसलमान हो जाए, या हम सारी दुनिया के सर उतार दें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस तरह तो ना करो यार, कुछ किसी मिडिल लेवल पर आओ, दुनिया के साथ प्यार मोहब्बत से रहना, इनके साथ मिलकर रहने के सीखने की आदत डालो अपने आप को। आज मेरे भाई ने फ्रांस में मार दिए 4 बंदे, और फिर ऊपर से नारे लगा रहा है अल्लाह अकबर। खुदा ने कहा यार तुम्हें कि लोग जो जिनका कोई कसूर ही नहीं है, चलते लोगों को छुरियां मार देनी, कहना अल्लाह अकबर, मैं अल्लाह को खुश कर रहा हूं। इज इट पॉसिबल दैट यू कैन प्लीज गॉड बाय डुइंग दिस? ऐसे ज्यादती और बिल्कुल यही चीजें पाकिस्तान में फीड की जा रही हैं अनफॉर्चुनेटली। इसी नोट पर साइजा बड़ी आपने जो है वो एक सीरियस जो ये है इशू, और इसके ऊपर वाकई जो फ्रांस में हुआ है और जिस तरह की तालीम दी जाती है, तो मुसलमानों को मेरा ख्याल है कि अपने आप को थोड़ा सा जो है देखने की ज़रूरत है अपने ऊपर। और तो जैसा कि आप जानते हो कि ईरान और अमेरिका की टॉक जो इस्लामाबाद में हुई थी, जिसका कोई परिणाम नहीं निकला था, सीधे तौर पर कोई भी परिणाम नहीं निकला था, उसके बाद भाई अब ये टॉक्स होने वाली है न्यू दिल्ली में। ये सोर्सेज बता रहे हैं कि भाई मतलब कि अभी मतलब कि कल ही की बात है कि ट्रंप ने मतलब कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को फ़ोन कॉल की और बहुत अच्छी बात हुई है, ठीक है भाई। मतलब कि बहुत मतलब कि ट्रेड वगैरह को लेकर भी बहुत सारी बातें हुई हैं, और स्टेट ऑफ हॉर्मस की जो सिचुएशन है ना, ऑन ग्राउंड सिचुएशन है, उस पर भी बातचीत हुई है। और अब ये बड़े बड़े मतलब कि क्या बोलते हैं जियो पॉलिटिक्स के पंडित हैं, वो मतलब कि ये बात कह रहे हैं कि भाई अब ये अब मतलब कि सेकंड टॉक जो होगी ना, वो न्यू दिल्ली में हो सकती है भाई। ये मतलब कि अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि भाई अब
अमेरिका जो है ना भारत की तरफ रुख मोड़ सकता है और पाकिस्तान को जूता दिखाया जा सकता है। जो पाकिस्तान मतलब कि सोच रहा था कि भाई हम तो विश्व गुरु बनते बनते रह गए, बस ये टॉक्स फेल्ड हो गई, मतलब कि विश्व गुरु बनने ही वाला था पाकिस्तान, उसके मुंह पे अब जूता पड़ने वाला है। क्योंकि भाई अमेरिका जो है ना, अमेरिका मतलब कि किसी के बाप का सगा नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है, मतलब कि भाई अगर मतलब कि अमेरिका की दोस्ती से बढ़िया ना दुश्मनी बेस्ट है। सबसे बेस्ट बात तो यही है, अमेरिका की दोस्ती से अच्छी है दुश्मनी। क्योंकि भाई कब ट्रम्प पलट जाए ना भाई, कोई भी नहीं कह सकता। और अमेरिका पाकिस्तान को तो भाई कितने झटके दे चुका है ना, वो पाकिस्तान को भी नहीं पता कि कितने झटके दे चुका है पाकिस्तान। क्योंकि भाई ये वही ट्रम्प है जिसने कहा था कि भाई पाकिस्तान हमारा 33 बिलियन खा गया और पाकिस्तान ने हमारे लिए कोई काम भी नहीं किया। ये वही ट्रम्प है भाई साहब। ट्रम्प मतलब कि जब जूता मारता है ना तो भाई देखता नहीं कौन सी कंपनी का है भाई, सीधा मार देता है। ठीक है, वैसे पाकिस्तान को तो जूते तो बहुत बारी पड़े, लेकिन पाकिस्तान को डिनर करवाया गया वाइट हाउस में बैठाकर। बस यही मोटिव था कि इनसे काम करवाना है, इनसे काम निकलवाना है। इनसे काम निकलवा लिया तो भाई बस फिर क्या बोलते हैं, अमेरिका की बल्ले बल्ले हो जाएगी इस वेस्ट एशिया में। क्योंकि भाई पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोकेशन है पाकिस्तान की जो लोकेशन है। क्योंकि पाकिस्तान का बॉर्डर अफगानिस्तान से भी मिलता है, चाइना से भी मिलता है और ऊपर अजरबैजान से भी मिलता है। ठीक है भाई, तो भाई पाकिस्तान का जो बॉर्डर एरिया है ना भाई, बहुत ही ज़्यादा मतलब कि और उसके बाद भाई पाकिस्तान का बॉर्डर ईरान से भी मिलता है। तो भाई ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक लोकेशन है पाकिस्तान की। ठीक है भाई, और स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेके ना भाई, मतलब कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को ईरान कह रहा है कि भाई कि हम टोल टैक्स वसूलेंगे, जो भी शिप्स यहाँ से निकलेगी स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से हम टोल टैक्स वसूलेंगे। लेकिन भाई जो क्या बोलते हैं, अमेरिका कह रहा है कि नहीं, तुम खित्ते के चौधरी नहीं बनोगे और हम ब्लॉकेट कर देंगे आगे से ही, तो तुम मतलब कि कैसे टोल टैक्स लोगे किसी से। ठीक है भाई, तो पहली बात तो ये है कि टोल टैक्स लेना भाई, सबसे पहली बात तो ये कानून का उल्लंघन, इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन है। अगर भाई साहब कोई भी मतलब कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के पास में जो भी कंट्री है उनका मतलब बंदरगाह वहाँ पे है, तो भाई वो टैक्स नहीं ले सकते, कोई भी टैक्स नहीं ले सकते। ऐसे स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के रूट्स भाई पूरे वर्ल्ड में बने हुए हैं। ठीक है भाई साहब, जहाँ से बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, जो कि जहाँ से मतलब कि बहुत सारा सामान आता है, ऑयल के टैंकर्स गुजरते हैं। तो भाई तो कोई भी मतलब कि ऐसे टैक्स नहीं वसूल सकता। ये इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है। क्योंकि भाई अगर टोल टैक्स लेने लग गए तो भाई कितनी कीमतें बढ़ जाएंगी ऑयल की और भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स की, जो कि भाई क्या बोलते हैं ऐसे रूट से निकलते हैं। ठीक है भाई, तो सिंगापुर के मतलब कि क्या बोलते हैं फाइनेंस मिनिस्टर ने भी मतलब बोला है कि भाई सिंगापुर के फाइनेंस मिनिस्टर ने, विदेश मंत्री ने बोला है। ठीक है भाई, सब फॉरेन मिनिस्टर ने बोला है कि भाई ये जो ईरान मतलब कि ऐसे क्या कर रहा है ना, क्या बोलते हैं ब्लॉकेट कर रहा है, तो भाई इसको रोकने के लिए क्या बोलते हैं ये मतलब कि सरासर कानून का उल्लंघन है, ऐसा बोला है सिंगापुर के विदेश मंत्री ने। ठीक है भाई, सब विदेश मंत्री वो सिंगापुर के विदेश मंत्री ने ये भी बोला है कि भाई अगर हम भी टोल टैक्स वसूलने लग गए तो भाई फिर क्या बनेगा दुनिया का। मतलब कि भाई अगर हम भी ऐसे ही लेने लग जाएं तो भाई ये तो इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है। हम भी लेने लग जाएंगे तो फिर तो किसी का मुकाबला नहीं रहेगा। इसलिए क्या बोलते हैं सिंगापुर के विदेश मंत्री ने भाई चेता दिया है ईरान को कि भाई देखो, टोल टैक्स लेना कुछ भी ये वाजिब बात नहीं है, एकदम सही बात नहीं है कि भाई अगर तुम टोल टैक्स ले रहे हो तो। क्योंकि भाई वहाँ से मतलब कि कितने देशों का मतलब कि टैंकर निकलते हैं और मतलब कि अमेरिका ने तो ब्लॉकेट कर दिया। अमेरिका ने मतलब कि अब वो शिप्स निकलने नहीं देगा ऐसा बोल रहा है अमेरिका। लेकिन भाई चाइना का शिप्स कल ही निकला है चाइना का शिप। मतलब अमेरिका भी रोक नहीं सकता है ऐसे किसी के भी शिप्स को। ये भी इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है। क्योंकि भाई अमेरिका सीधे पंगा कैसे ले सकता है वेस्ट एशिया में, क्या बोलते हैं अमेरिका पंगा नहीं ले सकता सीधे किसी भी देश के साथ में। क्योंकि भाई चाइना तो वैसे ही बैठा पड़ा है कि भाई अगर कोई पंगा ले तो भाई कुछ ना कुछ कर देगा भाई चाइना से। इसलिए इसी वजह से मिल रहा है। भारत के भी शिप्स निकल रहे हैं तो अमेरिका रोक नहीं सकता। लेकिन भाई ईरान का कोई भी शिप्स वगैरह निकलेगा जो चाइना में जाएगा ईरान का, तब भाई रोक सकता है। ये चीज़ हो सकती है कि ईरान का अगर शिप मतलब कि, क्योंकि भाई 90% ऑयल जो जाता है ना चाइना के अंदर, तो भाई वो जाता है ईरान से। क्योंकि भाई ईरान पे प्रतिबंध लगे हुए हैं बहुत सारे, अमेरिका ने लगा रखे हैं। क्योंकि भाई अमेरिका की रिजीम चेंज करने के लिए अमेरिका आ भी गया है। तो भाई 90% तेल जो है चाइना के पास जाता है ईरान का, तो भाई उसे रोकने के लिए एक तरीके से अमेरिका आ गया है भाई। जहाँ जहाँ मतलब कि वेनेजुएला से भी तेल जाता था चाइना को, वहाँ पे देख लो क्या कर दिया अमेरिका ने। और देखो ईरान से जा रहा था तो भाई ईरान के लिए ब्लॉकेट कर दिया है।
चीन के पास तेल ना जाए भाई। तो ये अमेरिका चाह रहा है कि भाई सिर्फ मैं तरक्की करूं और कोई ना करे। अगर भाई चाइना तरक्की कर रहा है तो भाई अपनी मेहनत से कर रहा है भाई, वो मतलब कि किसी का क्या ले रहा है। वो अगर किसी से रिलेशनशिप करता है, रिलेशन बना रहा है, तो भाई तुम्हारी क्या दिक्कत हो रही है। अमेरिका को बड़ी दिक्कत हो जाती है। अमेरिका चाहता है कि मैं ही एक सुपर पावर बना रहूँ भाई, और कोई भी मतलब कि पनप ना पाए, ठीक है भाई, मेरे सामने खड़ा ना हो सके। तो भाई अमेरिका की ये जो सोच है ना वो गलत है भाई। मतलब कि कोई भी कितना भी ताकतवर बन सकता है, बस जब तक वो इंसानियत को खतरा ना हो तब तक वो सही है, ठीक है भाई। तो जो क्या बोलते हैं ईरान की रिजीम है वो तो भाई किसी को वर्ल्ड में किसी को भी पसंद नहीं है, ईरान की जो रिजीम है, ठीक है भाई, से कुछ मुल्कों को छोड़ के। तो भाई मतलब कि क्योंकि भाई वो जैसे जैसे चला रहे थे ईरान को, मतलब ईरान की तरक्की कुछ नहीं हो रही थी, बस ये डिफेंस में पैसा लगा रहे थे। तो उस वजह से भी भाई साहब क्या बोलते हैं अमेरिका का ये फैसला तो ठीक ही था कि भाई मतलब कि रिजीम चेंज करने का। लेकिन भाई इसराइल ने जो किया भाई वो तो भाई बिल्कुल ही सही है, क्योंकि वो तो उनकी तो मजबूरी है, क्योंकि भाई वो अगर भाई अटैक नहीं करेंगे तो भाई क्योंकि भाई उनको दिक्कत हो जाएगी भाई, क्योंकि भाई ईरान ने बोल रखा है कि भाई हमारा टारगेट है इसराइल ही टारगेट है सबसे बड़ा। हुतीज़ भी जो यमन के हुतीज़ भी है वो भी उनका भी टारगेट इसराइल है, और जो क्या बोलते हैं हिजबुल्लाह संगठन है लेबनान का, वो भी उनका भी टारगेट भाई इसराइल है। तो भाई इसराइल कहाँ जाएगा, ठीक है। वैसे ऊपर से गाज़ा जो है फ़लस्तीन का, उसका उनका भी टारगेट इसराइल है। तो भाई मतलब 56 कंट्रीज़ का टारगेट इसराइल है। तो भाई इसराइल कहाँ जाएगा, इसराइल कैसे बचाव करेगा अपना। इसराइल तो भाई अटैक करेगा, अटैक मोड में रहेगा जब तो अपना बचाव कर सकता है। तो खैर तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जोड़ बढ़ाएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसी मनोरंजन वीडियोस बनाते रहें। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।